दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और लास्ट टाइम पर हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे कौन सी नदी की? कांतली नदी, एक कांकने नदी और घग्गर नदी अपन ने डिस्कस किया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रूपनगढ़ नदी। तो आप लोग थोड़ा सा रूपनगढ़ नदी के साथ साथ में कई सारी नदियां यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा जानें किसके बारे में? सामर झील के बारे में। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सामर झील जो बहुत शानदार झील है दोस्तों, खारे पानी की है हालांकि। ये देखो, यहां पर देखो, ये है जयपुर। जयपुर इधर की तरफ से यहां पर पड़ेगा अजमेर। यहां की तरफ है, इधर की तरफ डीडवाना कुचामन। ये नागौर इधर की तरफ पड़ेगा डीडवाना कुचामन। यहां पर है नागौर, इधर डीडवाना कुचामन। इधर जयपुर और इधर अजमेर। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर अपन लोग बात करें तो यहां पर एक झील है। और ये देखो, जयपुर की फुलेरा तहसील में सबसे ज्यादा विस्तार है, थोड़ा सा अजमेर में, थोड़ा सा डीडवाना कुचामन में। और इस झील का नाम है क्या? सामर झील। इसका नाम रहेगा सामर झील। इसको और थोड़ा सा बनाते हैं बड़ा। ठीक है जी। और यहां पर रहेगी ये सामर झील। सामर झील। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि अपन नदी पढ़ रहे थे रूपनगढ़ नदी। उद्गम जो इसका है वो होता है सलेमाबाद से। और सलेमाबाद पड़ता है अजमेर में। और सलेमाबाद अजमेर से इसका उद्गम यहां पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय कहते हैं। हंस संप्रदाय को अपन नारद संप्रदाय कहते हैं। और नारद संप्रदाय की पीठ स्थित है यहां पर, प्रमुख पीठ स्थित है। तो डायरेक्टली प्रश्न आता है कि बताओ निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? तो या तो पूछता है स्थान, तो आप लोगों को बताना है सलेमाबाद, और या पूछता है नदी, तो आपको बताना है रूपनगढ़ नदी। दोस्तों सामर झील में गिरती है नदी। सामर झील में गिरेगी। सामर झील में गिरती है दोस्तों। कहां गिरती है? सामर झील में गिरती है ये। ठीक है ना? तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, इधर की तरफ ये जो है यहां पर है सलेमाबाद। और सलेमाबाद से एक नदी निकलती है। और सलेमाबाद से एक नदी निकलती है, सलेमाबाद पड़ता अजमेर में। और यहां से एक नदी निकली और सामर झील में जाकर के गिर गई। और इसी नदी का नाम है क्या? रूपनगढ़। क्या नाम है? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी है इसी का नाम, रूपनगढ़ नदी। यहां से इधर की तरफ से देखो, जयपुर में यहां पर पड़ती है मनोहरपुर की पहाड़ियां। मनोहरपुर की पहाड़ियां। और मनोहरपुर की पहाड़ियों से एक नदी निकल करके आई। मनोहरपुर की पहाड़ियों से एक नदी निकल करके आई जिसका नाम है मेंथा। मेंथा नदी। तो मेंथा नदी के बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, मेंथा नदी।
मेंथा को कई बार एग्जाम में जब पूछता है तो मेंढा कह के पूछता है, मेंढा नदी। और इसका उद्गम जो होता है दोस्तों, उद्गम कहां से होता है? उद्गम जो होता है इसका मनोहरपुर की पहाड़ियों से होता है। मनोहरपुर की पहाड़ियां, और मनोहरपुर की पहाड़ियां कहां पर हैं? जयपुर में, जयपुर से। सबसे ज्यादा सर्वाधिक सामर झील में, सर्वाधिक सामर झील में नमक भी यही नदी बहाकर लाती है। सर्वाधिक सामर झील में नमक भी यही बहाकर लाती है दोस्तों, यही नदी बहाकर लाती है। सबसे ज्यादा सामर झील में यही नदी जो है वो नमक बहाकर लाती है। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यही नदी सबसे ज्यादा सामर झील में नमक बहाकर लाती है दोस्तों। क्या बहाकर लाती है? नमक बहाकर लाती है। ठीक है साहब। एक इसमें नदी गिरती है दोस्तों, खंडेल नदी। खंडेल, खंडेल नदी वैसे थोड़ा ऊपर सीकर से निकल करके आती है, और डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि सामर झील में गिरने वाली 5 नदियां, 5 नदियां। पहली हो जाएगी कौन सी? रूपनगढ़। दूसरी हो जाएगी मेंथा। तीसरी हो जाएगी दोस्तों खारी। चौथी हो जाएगी खंडेल, ये खारी पर भी फोकस करना है आपको। और 5वें नंबर की हो जाएगी सामोड। सामोड 5वें नंबर की है। खारी पर भी थोड़ा सा आपको गौर करना है, खारी से भी प्रश्न निकल करके आ जाता है। ठीक है जी, यहां पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आप लोगों को होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, आगे बात करेंगे नेक्स्ट। तो अगली जो नदी रहेगी उसका नाम रहेगा रूपारेल नदी, या पहले देख लेते साबी नदी। इसका उद्गम जो होगा वो कहां से होगा? उद्गम, उद्गम होगा सेबर की पहाड़ियों से। उद्गम कहां से होगा दोस्तों? सेबर की पहाड़ियां, जयपुर से। सेबर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होगा दोस्तों। ठीक है ना। प्रभात क्षेत्र कहां कहां पर है इसका? प्रभात क्षेत्र, प्रभात क्षेत्र पहले जयपुर में बहेगी ये नदी, उसके बाद में बहेगी कोटपुतली बहरोड, कहां पर बहेगी? कोटपुतली बहरोड में बहेगी उसके बाद। और उसके बाद में बहेगी दोस्तों कहां पर? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में बहेगी गुड़गांव हरियाणा, प्लस हरियाणा। हरियाणा में गांव पड़ता है जिसका नाम है पटौदी। हरियाणा की गुड़गांव के पटौदी गांव में विलुप्त। पटौदी गांव में विलुप्त हो जाती है, पटौदी गांव में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है दोस्तों? साबी नदी। साबी नदी की बात करेंगे तो साबी नदी जो है दोस्तों,
साबी नदी की बात करें तो इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है। इसके किनारे जयपुर में जोधपुरा सभ्यता स्थित है। इसके किनारे जयपुर में जो सभ्यता रहेगी वो कौन सी सभ्यता रहेगी? जोधपुरा सभ्यता रहेगी। कहां पर रहेगी जोधपुरा सभ्यता? ये जयपुर के अंतर्गत स्थित रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। ये बात भी आप लोगों को समझनी है बहुत ही अच्छे से। साबी नदी के बाद में एक नदी आती है दोस्तों जिसका नाम रहेगा रूपारेल नदी। और इसका उद्गम जो होता है वो होता है दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियों से। और उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर हैं? थानागाजी में। और थानागाजी कहां पड़ता है? कोटपुतली बैरोड में, जिसका नया नाम आज के जमाने में मतलब आज के टाइम पर जिसका नया नाम है भर्तरी नगर। भर्तरी नगर अभी कुछ समय पहले भजनलाल सरकार ने नाम रखा था। 2 जिलों के नाम बदले थे, एक तो कोटपुतली बैरोड का जिसका नाम बदलकर भर्तरी नगर रखा था, और एक डीग जिसका नाम बदलकर ब्रजनगर रखा था। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। रूपारेल नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। प्रवाह क्षेत्र रहेगा इसका, देखो अलवर सॉरी पहले कोटपुतली बैरोड, फिर रहेगा अलवर, ठीक है ना, कोटपुतली बैरोड और अलवर, और फिर रहेगा दोस्तों कौन सा? डीग। पहले भरतपुर अब डीग, और डीग के लालपुर गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है नदी। सबसे खास बात ये जो नदी है रूपारेल नदी, कौन सी नदी दोस्तों? रूपारेल नदी। इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो रूपारेल जो नदी है यहां पर अगर अपन देखें तो ये नदी कौन सी? रूपारेल नदी। इस नदी की बात करें तो इस पर डीग जिले में सीकरी बांध बना है। इस नदी से सिलीसेड झील को पानी जाता है। किसको पानी जाता है? सिलीसेड झील को पानी जाता है। इस नदी से सिलीसेड झील को पानी जाता है दोस्तों। किस झील को पानी जाता है? सिलीसेड झील को पानी जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक नदी रहेगी जिसका नाम है काकुंड नदी। यह भरतपुर के बांध बारेठा में बहती है। एक नदी रहेगी मथाई नदी, रणकपुर है पाली के जैन मंदिर स्थित हैं इसमें। इसी के किनारे स्थित है। मथाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर स्थित हैं दोस्तों? रणकपुर के जैन मंदिर हैं मथाई नदी के किनारे। मथाई कहां पर है दोस्तों? ये नदी है पाली में बहती है, और रणकपुर के जो जैन मंदिर रहेंगे वो इसी नदी के किनारे स्थित रहेंगे। ये देखो छोटी छोटी नदियां हैं
यहां से प्रश्न आ जाता है, जैसे एक नदी है ढील नदी, ढील नदी, और इसके किनारे टोंक जिले में, बोलो कौन से जिले में? टोंक जिले में, इसके किनारे टोंक जिले में। हाँ सर, नहीं आऊंगा ना, 2-3 बजे तक आना होगा, पर 2 बजे तक तकरीबन। ठीक, इसके किनारे दोस्तों टोंक जिले में रेड सभ्यता स्थित है। यह है ढील नदी, टोंक जिले में रेड सभ्यता स्थित है, जिसे प्राचीन भारत का अपन लोग टाटा नगर भी कहते हैं। एक है छाजा नदी, और इसके किनारे बूंदी जिले में इसके किनारे बूंदी जिले में गरदड़ा सभ्यता स्थित है। वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहां से पाई गई है। और गरदड़ा सभ्यता टू द पॉइंट प्रश्न पूछता है कि कहां पर स्थित है दोस्तों? छाजा नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर स्थित है? छाजा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी सभ्यता? गरदड़ा सभ्यता। और छाजा नदी कहां बहती है दोस्तों? बूंदी में बहती है दोस्तों। कहां पर बहती है? बूंदी में बहती है ना। ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ऐसे ढील नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है दोस्तों। कौन सी है? ढील नदी। कैसी है दोस्तों? आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी दोस्तों? ढील नदी। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। एक है काली सिल या लीसिल नदी, लीसिल नदी करौली में बहती है। और इसके किनारे त्रिकूट पर्वत पर कैला माता, कैला माता का मंदिर बना है। बोलो किसका मंदिर बना है? कैला माता का मंदिर बना है। किसके किनारे बना है? काली सिल या लीसिल नदी के किनारे। अब दोस्तों इनके अलावा जो नदियां हैं वो हैं अरब सागर में बहने वाली नदियां। ये तो अपन ने जानी कौन सी नदियां? ये तो अपन ने जानी कौन सी नदियां दोस्तों? ये तो जानी आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब थोड़ा सा हम लोग बात करें तो अगला आता है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यहां से भी आप लोगों के टू द पॉइंट प्रश्न पूछता है। चलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ओर। तो आगे आपको हेडिंग डालना है अरब सागर की नदियां। ठीक है जी। बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो इनको मैंने आपको बताया था कि दो भागों में इनको बांटते हैं। एक तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और एक आप लोगों की खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये दो भागों में इनको बांटते हैं। तो यहां पर अगर बात करें कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इन नदियों को
दो प्रकारों बांटा जा सकता है। कक्ष की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और नंबर दूसरा खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक है ना। कक्ष की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये दो भागों में इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर रहेगा एक, कक्ष की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कक्ष की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये पहली नदी हो गई दोस्तों। कक्ष की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं कई सारी, उनमें सबसे पहले दो नदियों का जिक्र आता है। पहली नदी होगी पश्चिमी बनास और उसकी सहायक, और दूसरी होगी लूनी नदी और उसकी सहायक नदी। तो पहले अपन बात करेंगे इसमें पश्चिमी बनास नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है पश्चिमी बनास नदी। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी। तो इसमें नंबर एक रहेगा पश्चिमी बनास नदी। अरावली के पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है दोस्तों, उद्गम। अरावली के पश्चिमी ढाल से, यानी सिरोही के नया सानवारा गांव से, सिरोही के नया सानवारा गांव से इसका उद्गम रहेगा। किसका उद्गम दोस्तों? पश्चिमी बनास का, पश्चिमी बनास का उद्गम रहेगा दोस्तों। और गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है, यानी कि प्रभा इसका कहां पर है? प्रभा की बात करते हैं तो देखो, प्रभा क्षेत्र पहले हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा गुजरात, बनासकांठा में प्रवेश, बनासकांठा जिले में प्रवेश करेगी। ठीक है ना, बनासकांठा जिले में प्रवेश करेगी। पश्चिमी बनास की बात करते हैं तो अंततः विलीन कहां होती है? अंततः कक्ष की खाड़ी, यानी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। कक्ष की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। और दोस्तों ध्यान रखना, सहायक नदियां कौन सी हैं इसकी? सहायक नदी है एक तो सीपू, सीपू कहते हैं अपन कौन किसको? सूकली को, सूकली को कहते हैं सीपू। सूकली को सीपू कहा जाता है। एक है गोहलन, एक है धारबेल। गोहलन, एक है धारबेल आदि। एक गोहलन है, एक है धारबेल आदि, ये सहायक नदियां हैं। गुजरात का प्रसिद्ध डीसा शहर,
गुजरात का प्रसिद्ध डीसा शहर इसी के किनारे बसा है। गुजरात का एक शहर है, प्रसिद्ध शहर है डीसा, और डीसा किसके किनारे है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर स्थित है। एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, यदि हम लोग बात करें यहां पर, तो ये पश्चिमी बनास की बात हो गई। पश्चिमी बनास जो है अरावली के इधर की तरफ बहती है, यानी मरुस्थलीय साइड में, और पूर्वी बनास जो है वो चंबल में मिलती है, वो पूर्वी साइड में यानी मैदानी क्षेत्र में बहती है। तो ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। यहां पर अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से राजस्थान है, और राजस्थान में यहां पर है देखो दोस्तों उदयपुर। राजस्थान में यहां पर उदयपुर है, उदयपुर। उदयपुर में यहां पर है दोस्तों, उदयपुर के ऊपर बैठा है खोपड़ी पर कौन? सिरोही। यहां पर सिरोही है, सिरोही, ये सिरोही है। और इधर ऊपर की तरफ और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहां पर लगा हुआ है कौन? गुजरात। ये गुजरात है। इधर पंचमहल है, सॉरी बनासकांठा, इधर इसके नाम पर पड़ा है बनासकांठा। इधर यहां पर है डीसा। इधर यहां पर दोस्तों कच्छ की खाड़ी है। नीचे इधर खंबात की खाड़ी है। महाराष्ट्र शुरू हो जाते हैं यहां से, और ये नदी जो निकलेगी ये नया सानबारा से निकलेगी। यहां नया सानबारा है, नया सानबारा गांव। नया सानबारा गांव से यहां से निकलती है, और ये नदी इस तरीके से बह करके आती है, बनासकांठा में प्रवेश करती है, डीसा इसी के किनारे स्थित है, और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है अंततः। ये देख कच्छ की खाड़ी में, और इसका ही नाम है पश्चिमी बनास। बोलो क्या नाम रहेगा? पश्चिमी बनास नदी रहेगा इसका नाम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पश्चिमी बनास इसका नाम रहेगा। किस नदी का नाम रहेगा दोस्तों? पश्चिमी बनास। इस नदी का, जो नदी आपके कहां गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अब अगली जो नदी है वो नदी रहेगी कौन सी नदी? बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। कुछ बेसिक आंकड़े मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लूनी नदी, सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो अपन को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। दो तीन डायग्राम मैं ले रहा हूं यहां पर।
हाँ जी, वापिस आ जाओ रोल में। देखो लूनी नदी अपन ने लिखा है, सबसे पहले तो जिले देख लो कि भैया कौन कौन से जिलों में लूनी नदी। ठीक है, तो यहां पर ये आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये जालो, इधर बाड़मेर, जोधपुर, पाली, और यहां पर अब बाड़मेर के पास यहां पर हो गया अब बालोतरा, इधर बालोतरा, इधर बाड़मेर है ही, बाड़मेर। यहां पर एक जिला बन गया है जिसका नाम है ब्यावर, यहां अजमेर, इधर नागौर, नागौर, ठीक है जी, ये नागौर है। वैसे तो नागौर के भाग ही दो हैं, नागौर और डीडवाना, कुचाम, ठीक है ना। कौन सा? डीडवाना, कुचाम। चलो बात करते हैं लूनी नदी। एक एक तथ्य को समझना, नक्शे पर नहीं जाना। नक्शे की बता रहा हूं मैं कि भाई कौन कौन से जिले में बहती है नदी। फिलहाल ये देखो लूनी नदी का ये प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र का मतलब है इसकी सहायक नदियां भी बहकर आ रही हैं इन क्षेत्रों से, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आता है लूनी उद्गम कहां से होता है जी? इसका उद्गम होता है नागपाड़ से। नागपाड़ को एक बार एग्जाम में दे दिया स्नैक माउंटेन, और स्नैक माउंटेन कहां पर है? अजमेर में। अजमेर से इसका उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है जी। दूसरा लूनी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई रहेगी 495 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी रहेगी? तो राजस्थान में रहेगी दोस्तों 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर। अन्य नाम क्या क्या रहेंगे इसको? प्राचीन नाम देखो पहले तो, प्राचीन नाम रहेगा लावण्यवती। अन्य नाम क्या रहेंगे इसके? अन्य नाम इसको कहते हैं सरगामती या सागरमती। पुष्कर में कहेंगे इसको साकरी। साकरी कहते हैं। उद्गम पर क्या बोलते हैं? उद्गम पर, उद्गम पर बोलते हैं सरगामती या सागरमती। पुष्कर में साकरी बोलते हैं। जालौर में बोलते हैं इसे रेल या नेहड़। नेहड़ कहते हैं। कालिदास ने इसे अंत्य सलीला कहा था।
कालिदास ने। इसे अंतः सलीला कहा। रेगिस्तान की गंगा कह सकते हैं इसे। क्या कहते हैं? रेगिस्तान की गंगा। ठीक है ना। इसका प्रभात क्षेत्र जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? प्रभात क्षेत्र। प्रभात क्षेत्र कहलाएगा इसका गौड़बाड़ प्रदेश। मैंने पहले भी चर्चा की थी, उसको अपन बोलेंगे लूनी बेसिन प्रदेश। लूनी बेसिन प्रदेश कहेंगे या गौड़बाड़ प्रदेश कहेंगे। किसके प्रभात क्षेत्र को? लूनी नदी के प्रभात क्षेत्र को क्या बोलेंगे? लूनी बेसिन प्रदेश कहेंगे या गौड़बाड़ प्रदेश कहेंगे दोस्तों। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, बहुत शानदार नदी है, रेगिस्तान में बहती है अरावली पर्वतमाला के सहारे। ये कम वर्षा वाले स्थानों से, यह पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात कम वर्षा अर्थात अधिक वर्षा वाले स्थानों से। कम वर्षा वाले स्थानों की ओर बहती। अधिक वर्षा वाले स्थानों से कम वर्षा वाले स्थानों की ओर बहती है कौन सी नदी दोस्तों? ये नदी, जिसका नाम क्या रहेगा दोस्तों? लूनी नदी। तो लूनी नदी अधिक वर्षा वाले स्थानों से कम वर्षा वाले स्थानों की ओर बहती है। वैसे भी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा इधर कम बरसात होती है ना। पूर्व साइड में थोड़ा ज्यादा होती है, आपको पता है। जयपुर, अलवर इधर ज्यादा होती है, इधर की साइड में थोड़ी सी कम होती है बरसात। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एक देखो, 2-3 डायग्राम के माध्यम से और भी सारी चीजें यहाँ पर अपन को मेंशन करनी है। इसमें एक बात आप ये देखेंगे कि लूनी और लूनी के सहायक नदियां। पहले तो लूनी रिवर की आप स्थिति को देख लो। ये लूनी नदी की स्थिति है दोस्तों, कहां से निकली है, कैसे निकली है, ठीक है ना। ये देखो, अजमेर के नाग पहाड़ से आ रही है। ये देखो, लूनी नदी। ये कौन सी नदी है रे भैया? लूनी नदी। यहां तक जल होता है इसका मीठा। कैसा जल होता है? मीठा। तो यहां इसको कहते हैं मीठी नदी। और बालोतरा के बाद हो जाती है खारी, इसलिए खारी नदी कहते हैं। फिर इसको बाद में खारी नदी, इसको खारी मीठी नदी भी कहते हैं। एक एक बात पर गौर करना आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, मीठड़ी आती है, बांडी, ये दोनों कहाँ मिल जाती है? लाखर पाली में, ठीक है ना। पांडलू गांव नागौर से जोजड़ी आती है, ददिया जोधपुर में मिलती है। इधर से देखो, देशोरी पाली से सोकड़ी आती है, ये समदड़ी बालोतरा में मिलती है। मीठड़ी आती है इधर से नीचे से, मंगला बालोतरा में मिलती है।
इधर से गोरिया गांव पाली से जवाई आती है, ये बाड़मेर के गुड़ा में मिलती है सोकड़ी, है ना, सोकड़ी के साथ साथ इधर से शेरगांव से खारी आ जाती है सिरोही से, इधर सागी आ जाती है दोस्तों जो बाड़मेर मिलती है। अंततः ये नदी कहाँ गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। चलो इसका एक डायग्राम और अपन देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर, यहां से भी प्रश्न निकल करके आता है कई बार। ये देखो, इसको और अच्छे से देख लो, देख सकते हो आप मैप के अंतर्गत, और अच्छे से इसको मानचित्र में देख सकते हो आप लोग। ये लूनी नदी दोस्तों, ठीक है ना। एक डायग्राम और आपको मेंशन करना है इसमें, कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों से इसका उद्गम। ठीक है जी, हाँ। आगे बात करेंगे इसमें लूनी नदी। लुगनी नदी जो है दोस्तों, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो रहेगा पहले तो अजमेर का नाग पहाड़ यानी अजमेर, अजमेर, नागौर, इसके अलावा ये बहती है ब्यावर, जोधपुर, जोधपुर, पाली, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, नया जिला आप लोग अपडेट कर लेना, बाड़मेर, बालोतरा है, बाड़मेर हो गया, और जालोर। पहले जालोर जिला जो है, जालोर जिले से अलग जिला हो गया था पहले एक बीच में, सांचौर, तो पहले सांचौर में बहती थी ना कि जालोर में, पर अब देखो सांचौर तो जिला रहा ही नहीं, तो इसका मतलब अब कहां बहती है, सांचौर में बहती है। एक बात ये ध्यान रखना कि अंततः कच्छ के रण में गिरती है, अंततः इसका जल कच्छ के रण में, अंततः इसका जो जल है कच्छ के रण में, ओब्लिक कच्छ की खाड़ी में, ओब्लिक अरब सागर में गिरता है। कहां गिरता है दोस्तों, अरब सागर में गिरता है। यहां पर जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका, 34,250 वर्ग किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र 34,250 वर्ग किलोमीटर। और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे राजस्थान का कितना है, राजस्थान का
कुल अपवाह का 10.41%। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह वर्षा काल में, यह है वर्षा काल में बहने वाली नदी है। वर्षा काल में बहती है नदी। एक और बात ये ध्यान रखना है यहां पर, यदि इसकी बात हम लोग करें तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी, तो अगला डायग्राम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी, यहां पर अपन बात कर लेंगे सहायक नदियों की। सहायक नदी, सर सहायक नदियों में कौन कौन सी सहायक नदियां इसकी रहेंगी, तो एक नदी तो इसकी सहायक नदी रहेगी जिसका नाम रहेगा दोस्तों क्या, जोजड़ी। यहां पर सहायक नदियों में एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके दाएं किनारे से मिलने वाली या उत्तर किनारे से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, जोजड़ी। बाकी जितनी भी सहायक नदी है लोनी की, वो सारी की सारी ध्यान रखना दक्षिण से मिलती हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि अगर लूनी नदी की सहायक नदी आपको याद करनी है, तो जिन नदियों के पीछे डी जुड़ा है या जिन नदियों के पीछे ई जुड़ा है, वो सारी की सारी लूनी की सहायक नदियां हैं। डी या ई का मतलब जैसे जोजड़ी, लीलड़ी, मीटड़ी, सोकड़ी, बांडी, लगभग डी जुड़ा है सबके पीछे। और जैसे जबाई ई जुड़ा है, तो डी या ई जुड़ा है ना जिनके, तो वो सारी की सारी कैसी नदियां हो जाएंगी, वो लगभग लूनी की क्या रहेंगी दोस्तों, सहायक नदियां रहेंगी। तो एक तो इसमें से जोजड़ी हो गई, एक हो गई जोजड़ी, एक हो गई दोस्तों कौन सी, यहां पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, जोजड़ी ऊपर से जो आ रही है पाडलू गांव नागौर से। एक मीटड़ी, एक बांडी, मीटड़ी, एक बांडी, एक हो गई दोस्तों जिसका नाम है सुकड़ी टू, एक रहेगी दोस्तों कौन सी, मीटड़ी टू, दो मीटड़ियां हैं। एक रहेगी दोस्तों कौन सी, जबाई। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही नदी है इसकी सहायक। एक है खारी, एक है दोस्तों कौन सी दोस्तों, यहां पर सुकड़ी थ्री, एक रहेगी यहां पर सागी, एक रहेगी यहां पर गुइया आदि। जोजड़ी, मीटड़ी, लीलड़ी, पीलड़ी, सुकड़ी, बांडी, गुइया, जबाई, सी, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं, लोनी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। लोनी नदी का एक और प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोनी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा, का जल बालोतरा बाड़मेर, अब तो बालोतरा बाड़मेर में नहीं है, जिला है, बालोतरा तक मीठा, बाद में खारा हो जाता है नमकीन मिट्टी के घुलने के कारण, मृदा के घुलने के कारण। नमकीन मिट्टी के घुलने के कारण बाद में क्या हो जाता है दोस्तों, ये खारा हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको खारी मीठी नदी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, हम लोग खारी मीठी नदी कह सकते हैं। किस नदी को, लोनी नदी को। तो ये आज का आपका कॉन्सेप्ट था। इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम कल, और बाकी कंप्लीटली चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत सभी को। थैंक यू बच्चों।